डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के, आपके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है प्रॉपर हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, आप लोग क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस जिसे अपन सिविक्स बोलते हैं या फिर नागरिक शास्त्र जिसे बोलते हैं या लोकतांत्रिक राजनीति आपकी बुक का नाम है, इस बुक के कुछ जो चैप्टर नंबर 1 है हम उसको डिस्कस करते हैं। बड़े प्यार से, बड़े लहजे में और तरीके से आप समझेंगे छोटी छोटी चीज़ों को जो इसमें दी हुई हैं। मैंने कोशिश की है कि इसके चैप्टर नंबर 1 को यानी सत्ता की साझेदारी हिंदी में, जिसको पावर शेयरिंग इंग्लिश में बोलते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं प्रॉपर हिंदी में ही समझाऊंगा, प्रॉपर हिंदी में ही समझें और अच्छे तरीके से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बेटा क्या? सत्ता की साझेदारी। जहाँ तक कि आपके ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि सिलेबस में यहाँ से MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, OT आएंगी, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस भी इनके पढ़ने हैं, तभी तो OT कर पाओगे ना। तो भैया सबसे पहले पढ़ाई कैसे करें, NCERT पढ़ते कैसे हैं? तो भैया सबसे पहले करना है NCERT की बुक लेनी है कि नहीं? आप लोगों के पास है ना? NCERT की बुक लेनी है और सबसे पहले ये सोचना है कि कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ क्यों है और कोई चीज़ कैसे है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, और कहाँ और कब, वो बाद की चीज़ें मैं फिर कभी बताऊंगा कि तीनों चीज़ें NCERT ने मांगी है। जैसे सत्ता की साझेदारी क्या है, पहला क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो आप बोलोगे सत्ता की साझेदारी यानी कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार अपनी शक्तियों को बांटती है। जैसे कुछ शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में, कुछ शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में, कुछ विधायक, कुछ मंत्री, कुछ सांसद, कुछ सरपंच के हाथों में, अलग अलग लोगों के हाथ में शक्ति बांट दी जाती है। नहीं समझे? सिंपल एग्जांपल, एक स्कूल है, जैसे एक देश है वैसे एक स्कूल है, सबसे ज़्यादा शक्ति डायरेक्टर के पास, फिर प्रिंसिपल के पास, फिर क्लास टीचर के पास, फिर मॉनिटर, क्लास टीचर के बाद टीचर, फिर मॉनिटर, फिर पियोन। तो हर व्यक्ति के पास शक्ति हमने बांट दी है। ऐसे ही यहाँ पर भैया शक्तियों को बांटना क्यों जरूरी है? जैसे मान लो एक देश है जर्मनी, और जर्मनी में क्या हुआ था, एक तानाशाह था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। अब क्या हुआ बेटा, पूरी शक्ति इसी के हाथ में थी, तो पता है इसने क्या किया? पूरी शक्ति अपने हाथों में कर ली। इसने जो चाहा वही होता था इसके देश में। इसलिए राजनीति में माना गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ शक्तियां बांट दी जानी चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो कोई भी निर्णय लेंगे तो कुछ और लोगों की भी तो बातें माननी पड़ेंगी ना, तो शक्तियों को बांट दिया गया है। जैसे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक पावर होती है। प्रधानमंत्री की पावर अलग है, शक्ति यानी पावर, और राष्ट्रपति की शक्ति अलग है और मुख्यमंत्री की शक्ति अलग है। अब मैं इस चैप्टर को समझा रहा हूँ कि शक्तियों को बांटना क्यों जरूरी है। एक देश का उदाहरण है, सबसे पहले सरकार दो तरह की, राजतंत्र और लोकतंत्र। अच्छा, राजतंत्र क्या होता है? किसका शासन? राजा का शासन। और लोकतंत्र यानी बेटा जनता का शासन। और राजा के शासन में अंतर बताओगे क्या होता है? राजा के शासन में राजा राज करता है, लेकिन जनता के शासन में जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति शासन करता है। ठीक है, फैन ऑन कर दो। तो जनता के शासन में जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, यानी हम क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। तो सर राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर, सिंपल अंतर है सर। राजतंत्र में राजा होता है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। राजतंत्र में कोई अधिकार नहीं होते हैं, हमारे पास कर्तव्य होते हैं और राजा अपनी मनमर्जी करता है और राजा का बेटा राजा बनता है। नियम कानून राजा के अनुसार चलते हैं, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, और ये बाकी चीज़ें लोकतंत्र में होती हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो सर, एक देश है बेल्जियम, एक देश है श्रीलंका। इन दो देशों की कहानी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से और सलीके से समझेंगे। बेल्जियम एक देश है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। सर बेल्जियम पूरे देश में क्या कहानी है? यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। राजतंत्र को मोनार्की बोलेंगे और लोकतंत्र को डेमोक्रेसी बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम में 59% डच भाषा बोलते हैं, 59%, 40%
फ्रेंच भाषा और 1% जो बचे वो जर्मन और प्लस अन्य भाषा बोलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है? डच लोग। लेकिन इनके बेल्जियम में उल्टा है, 80% बोलते हैं फ्रेंच और 20% बोलते हैं डच। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? डचों की। लेकिन सरकार किसकी है? फ्रेंच भाषा बोलने वालों की। इसलिए डच लोगों को क्या लगा? बुरा। इसलिए उन्होंने कर दिया हंगामा कि भैया ये तो गलत है, हम लोग ज़्यादा हैं तो हमारे नेता ज़्यादा होने चाहिए ना, तभी तो हमारी बातें सुनेंगे। तब इन्होंने क्या किया? इसका समाधान किया। और समाधान कैसे किया बच्चों? सुनो, समाधान ये किया कि संविधान में कितनी बार बदलाव किए? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ 4 बार संविधान में संशोधन किस देश ने किया? किसने? बेल्जियम। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ओटी आएंगे, एमसीक्यू, बताइए 59% कौन सी भाषा बोली जाती थी बेल्जियम में? कौन सी? डच। अच्छा, फिर आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि बताइए बेल्जियम में शुरुआती टाइम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या डचों की थी, लेकिन सरकार कौन से लोगों की थी? फ्रेंच भाषा वाले लोगों की थी। तो इसी चीज़ का समाधान क्या किया बेल्जियम ने कि भैया संविधान में 4 बार बदलाव किए और सरकार की शक्तियों को क्या कर दिया? मेरे बच्चों क्या कर दिया? इसलिए तो हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। सर सत्ता की साझेदारी को समझाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चों, देखना बेटा, ये क्या है हमारा भारत। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप रुक जाइए। तो यहाँ पर सरकार को कैसे बांटा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। सर जहाँ अपन मोहल्ले में और हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ होती है सामुदायिक सरकार, हमारे स्टेट में यानी राज्य में राज्य सरकार और हमारे देश में केंद्र सरकार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम बात करते हैं दूसरे देश की, जिसका नाम है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। ये कहाँ है? भारत के नीचे सदर्न पार्ट, समुद्र में। आइलैंड कंट्री है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए एक द्वीप यानी द्वीपीय देश है। मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका की कहानी सुनो। अच्छा, एग्जाम में आ सकता है कि बेल्जियम में 2 जगह कौन सी हैं? तो एक वालोनिया प्रांत है, एक फ्लेमिश प्रांत है। ठीक है बेटा। श्रीलंका में क्या है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ तो सरकार अच्छे से शासन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्रीलंका में लड़ाई होती है, हंगामे होते हैं, सिविल वॉर होता है। और सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध, जहाँ पर देश की जनता अपने आपस में जनता से लड़ बैठे और देश की आर्मी यानी सेना अपने ही नागरिकों को अगर मारने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? गृह युद्ध। अब ऐसा बेटा क्यों हो रहा है वो सुनो। सर श्रीलंका में क्या हुआ पहले सुनो। सर श्रीलंका में कम से कम 74% जो भाषा बोलते वो कौन सी है? कौन सी है? सिंहली भाषा। और 18% कौन सी है? कौन सी? तमिल भाषा। और बची वो जितनी भी बचती है उसको अपन बोलेंगे अदर में, ठीक है, अन्य भाषा। अब लड़ाई तो इन्हीं के बीच में होगी मेरे बच्चों। तो यहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाले कितने हैं? 74%। आपके लिए एग्जाम में आएगा, बताइए श्रीलंका कितनी % भाषा बोलते थे? तो 74%। कौन सी? सिंहली भाषा। अब आप बताइए भाषा बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? ये हिंदू थे या तमिल या बौद्ध थे या मुस्लिम थे? बहुत बढ़िया। तो सिंहली भाषा बोलने वालों का धर्म कौन सा था? यानी बुद्धिज्म इनका धर्म था। अगर ये बौद्ध धर्म को मानेंगे, जैसे मेरे बच्चों भारत में एक कहानी है विडम्बना है कि जो हिंदू हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो और राष्ट्रीय धर्म हिंदू हो, लेकिन हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं विविधता में एकता, यानी यूनिटी इज डाइवर्सिटी इन द यूनिटी। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई एक देश एक धर्म का प्रभाव ना हो। इसलिए हमारे संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी पंथ निरपेक्ष। हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है।
अब श्रीलंका की कहानी सुनो, क्या कांड हो रहा है वो सुनो मेरे बच्चों। देखो बेटा, श्रीलंका में क्या हुआ, एक एक्ट आया कब, 1956 में, और इस एक्ट में क्या बोला गया कि आज से श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है और राष्ट्रीय धर्म कौन सा है। जब राष्ट्रीय भाषा सिंहली, राष्ट्रीय धर्म बौद्ध, तो इससे गुस्सा कौन हो गए, यहाँ के तमिल, क्योंकि इन्होंने कहा कि नौकरी में और राजनीति में उनको आरक्षण या फिर ज़्यादा दर्जा सीटें नहीं मिल रही थी, इसलिए तमिल लोगों ने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया, आपस में करने लगे लड़ाई, और इसकी वजह से श्रीलंका में क्या हो गया, गृह युद्ध। ये खत्म कब हुआ, सन 2009 में। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो सन 2009 में। मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि बताइए, सिंहली भाषा में मैंने आपको पूरा केस बता दिया है, ये श्रीलंका की कहानी है। ओके बेटा, अब अपन बात करते हैं भारत की। आपको पता है श्रीलंका में लड़ाई क्यों हो रही है, युद्ध क्यों हो रहे हैं, गृह युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका में पावर को नहीं बांटा है, ठीक है, 1 मिनट, श्रीलंका ने बांटा है पावर को, नहीं बांटा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बेल्जियम ने पावर को बांट लिया है। तो क्या बेल्जियम में, पेपर में क्या बेल्जियम में गृह युद्ध हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि बेल्जियम के लोग समझदार थे, उन्होंने शक्ति को बांट दिया, पावर को डिवाइड कर दिया, लेकिन श्रीलंका में नहीं किया, तो गृह युद्ध हो गया। अब अपन आते हैं हमारे प्यारे भारत में। सरकार के 3 भाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सरकार की पावर को कैसे बांटा है वो सुनो। इस देश में सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है, तो वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। किसके पास है, केंद्र सरकार। सुन लो, किसके पास है, केंद्र सरकार। फिर ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्या है, एक राज्य, और इंडिया क्या है, एक देश, और इसमें एक छोटा सा जिला है शिवपुरी। क्या है, शिवपुरी। पेन मत मटकाए बेटा, मैं तुझे वहीं आके बताऊंगा कैसे मटकाते हैं, एक्सप्लेनेशन दूं क्या तुझे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, भारत में क्या होगी, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश में क्या होगी, राज्य सरकार, और शिवपुरी में होगी स्थानीय सरकार। मैंने लिखा भी है, भारत में क्या है, लोकतंत्र, और यहाँ पर सरकार के 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यानी सर अगर हम शिवपुरी में, हमारे पौड़ी में, बैराड़ में, शिवपुरी में, ग्वालियर में कहीं पर भी रह रहे हैं, जिले में रह रहे हैं, तो वो स्थानीय सरकार, राज्य में रह रहे हैं तो राज्य सरकार, और केंद्र में रह रहे हैं तो केंद्र सरकार। केंद्र में होता है प्रधानमंत्री, राज्य में होता है मुख्यमंत्री, और स्थानीय सरकार में पार्षद और सरपंच होते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे, विधायक मिलकर के। सांसद कौन बनाएंगे, प्रधानमंत्री को बनाएंगे। फिर मैंने कहा सरकार के अंग, सरकार के 3 अंग हैं जिनसे हमारी सरकार काम करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। सरकार के कौन से अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका। अगर आपके दिमाग में नहीं पड़ रही है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। विधायपालिका एक वो जगह है जहाँ पर आपने आपके नेता को वोट डाले, विधायक और सांसद को, वो जाके यहाँ बैठ जाएगा। जैसे विधायिका में, लोकसभा में बैठेगा आपका सांसद, और विधानसभा में बैठेगा आपका विधायक। तो हमारे सांसद वगैरह, नेता वगैरह कहाँ बैठते हैं, विधायिका में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, यहाँ कोई भी कानून बनता है। फिर आते हैं कार्यपालिका। सर हमारे मंत्री, नेता और अधिकारी, जो नौकरी आप पढ़ लिख के लगाओगे, ये कहाँ बैठेंगे, कार्यपालिका में। तो कोई भी नियम यहाँ बनेगा, कानून यहाँ, उस पर काम चलेगा, और यहाँ पर कोई बात फंस गई तो चेक होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर किसी को कोई न्याय चाहिए तो कहाँ मिलेगा, न्यायपालिका में। सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे देश में, दिल्ली में, उसके बाद हमारे हाई कोर्ट है। ये एक चैप्टर है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, सत्ता की साझेदारी। आपको पता होना चाहिए क्यों है सत्ता की साझेदारी, मैंने आपको बता दिया है क्या है और क्या है क्यों, बस इतना ही, खत्म।